आज हम लोग सीडीपी की सीरीज में जीन पियाजे की थियरी डिस्कस करेंगे और ये जो थियरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सीटेट यूपीटेट सब में देखने को मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप देखते हैं। देखते हैं जीन पियाजे's थियरी। जीन पियाजे ने जो थियरी दी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दिया था। तो ये जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और उन्होंने इस पे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास पर रिसर्च किया था। उन्होंने अपने ही बच्चों पे रिसर्च किया था कि बच्चे का माइंड किस तरह से डेवलप होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी बच्चा है वो उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। चलिए देखते हैं। पियाजे ने अपनी थियरी देने से पहले कुछ टर्म बताए थे, इस टर्म को जानना जरूरी है, तो पहले टर्म डिस्कस करते हैं। जो पहला टर्म है स्कीमा। स्कीमा ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि स्कीमा एसिमिलेशन, एकोमोडेशन या इक्विलिब्रेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा वो होता है जैसे बच्चे की पूरी मेंटल एबिलिटी कितनी है, मेंटल एबिलिटी जितनी उसकी मेंटल एबिलिटी है मींस मेमोरी। इसका मतलब हुआ कि मेमोरी, जो बच्चे की मेमोरी होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसके पास कितनी मेमोरी होती है वो उसका स्कीमा बनता है। मेमोरी इसमें जो होता है उसका पूरा थिंकिंग और उसका माइंड, ये सब उसकी मेमोरी में होता है। तो वही उसका पूरा मिलके एक सेट बनके वो स्कीमा बनता है। अब एसिमिलेशन क्या है? आत्मसातकरण जिसे बोलते हैं। एसिमिलेशन का मतलब है कि अगर कोई बच्चा है और उसके स्कीमा में वो चीज है, मतलब वो ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन उसके माइंड में है, तो उसमें क्या करेगा, उसी स्कीमा को यूज करके अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। जैसे कोई अगर चाइल्ड है और फिर उसके सामने अपने माता पिता या अपनी चीजों से कैसे वो इंटरैक्ट करेगा, तो उसके माइंड में जो स्कीमा है उसी को यूज करके, वो अपने स्कीमा को यूज करके वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, वातावरण के साथ वो इंटरैक्ट करेगा। तो ये उसका एसिमिलेशन हो जाता है। एसिमिलेशन का मतलब कि उसके अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन उसके माइंड में एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसी को यूज करके वो अपने काम को करता है। जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि उसके माइंड में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रही हूँ कि अगर कोई बच्चा है और उसे सिंपल आता है प्लस माइनस करना, जोड़ घटाना उसे करना आता है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई 2+3, अगर कोई बच्चा सिंपल जानता है कि 2+3 को ऐड करने पे 5 आएगा, और फिर इस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स आ गया उसको करने के लिए, एडिशन कॉम्प्लेक्स करने को आ गया, तो जो उसके पहले माइंड में इंफॉर्मेशन है एडिशन को लेके कि इस तरह ऐड किया जाता है, उसी को यूज करके वो आगे ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है इसको वो ऐड करेगा। तो ये जो उसने ऐड किया वो अपने जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसको यूज करके उसने किया है। तो एसिमिलेशन का मतलब यही हुआ कि जो ऑलरेडी उसके माइंड में इंफॉर्मेशन है उसको वो यूज करके कॉम्प्लेक्स चीजों को करने की कोशिश करता है। तो ये उसका एसिमिलेशन हो गया।
अब हम देखेंगे एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन जो होता है कि अगर उसके माइंड में इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं रहती है, एकोमोडेशन बिल्कुल अलग रहता है, उसके माइंड में वो इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। मीन्स कि अगर उसके माइंड में इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको अडॉप्ट करेगा, सीखेगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा एडिशन जानता है, एडिशन करने अगर जान रहा है, और अगर उसे कह दिया जाए मल्टीप्लिकेशन करने को और डिवीजन करने को कह दिया जाए तो वो इसको नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो केवल सिंपल चीजें जानता था एडिशन का, तो उसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीजें उसके माइंड में आ गई, उसके सामने बिल्कुल नई चीजें आ गई हैं जो कि ऑलरेडी वो नहीं जानता है। उसके स्कीमा में ये कॉन्सेप्ट नहीं है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो एकोमोडेशन ऐसी चीज है जो उसके सामने ऐसी अलग सी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो उसको पहले नहीं पता होता है। तो इसका मतलब एकोमोडेशन का हुआ कि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं रहती इसके बारे में, नो नॉलेज। और ये क्या करता है, जो नॉलेज नहीं रहती है फिर वो क्या करेगा, उसको ऐड करेगा, चीजों को अपने माइंड में ऐड करेगा, तो ये उसके अंदर फिर ये चीज डेवलप हो जाएगी। ऐड न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर उसे सिंपली करना आता है एडिशन, तो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्कीमा में वो चीज है ही नहीं। इसलिए फिर उसको नया चीज को वो अडॉप्ट करेगा और ऐड कर लेगा अपने माइंड में उस इंफॉर्मेशन को। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रेशन क्या है। तो इक्विलिब्रेशन वो है, इक्विलिब्रेशन क्या है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों के बीच जब संतुलन बन जाता है, मीन्स एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब हुआ आत्मसातकरण और एकोमोडेशन का मतलब हुआ समायोजन। तो जब इन दोनों के बीच एक संतुलन बन जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है, मतलब कि एसिमिलेशन मतलब जो हमारे पास ओल्ड नॉलेज थी, ओल्ड नॉलेज, और ये जो एकोमोडेशन हुआ हमें न्यू नॉलेज कोई मिली, तो इनके बीच में जो एक रिलेशन बन जाता है तो उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। मतलब कि पुरानी जो इन्फॉर्मेशन थी, एसिमिलेशन में क्या होता है, हमारे पास पुरानी नॉलेज रहती है, उसी को यूज करके हम अपना काम करते हैं। एकोमोडेशन में क्या होता है कि हमारे पास उसकी कोई नॉलेज नहीं होती, नई नॉलेज होती है, हम उसे ऐड करते हैं अपने स्कीमा में। तो जब ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, इक्विलिब्रेशन स्टैब्लिश हो जाता है, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। मीन्स कि ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज को हम इंटरैक्ट करके कोई चीज अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्विलिब्रेशन। तो देखते हैं, पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट थियरी दी थी उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बांटे हैं। जो पहला स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज, और ये 0 जन्म से 2 वर्ष तक का होता है ये समय। इसे हिंदी में संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। सेकंड जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये 2 साल से 7 साल के बीच का टाइम होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड जो स्टेज है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये 7 से 11 वर्ष के बीच का समय होता है, और इसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो फोर्थ स्टेज है इसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से लेके किशोरावस्था तक होता है, 11 to 15 ईयर्स। इसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो चलिए पहला देखते हैं। पहली स्टेज जो उन्होंने बांटा था वो है सेंसरी मोटर स्टेज, और ये जन्म से लेके 2 साल तक की स्टेज होती है, इसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मतलब अपने सेंस ऑर्गन, जो उसके सेंस ऑर्गन होते हैं उसको यूज करके, जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसको यूज करके
वो चीजों को अपने माइंड में स्थापित करना चाहता है। जैसे कि किसी भी चीज को जब बच्चे होते हैं छोटे से, बिल्कुल जन्म के स्टार्टिंग में, तो वो अपने अंगूठों को चूसना, उछल कूद करना, हाथ पैर हिलाना, इन सब चीजों के थ्रू वो सीखना चाहते हैं। तो उनका पहला जो हो जाएगा अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, मतलब जैसे हो गया किसी चीज को चूसना और उछल कूद करना और हाथ पैर हिलाना। इन सारी क्रियाओं को करके वो चीजों को सीखना चाहते हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थापत्य का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज उनके सामने है और सामने चीज रखी हुई है, फिर उसके बाद उसे हटा लिया जाए, तब भी वो अपने माइंड में उस चीज को समझ लेते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करने लगता है इस स्टेज में बच्चों के माइंड में। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यही है कि बच्चे जो होते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू चीजों को सीखते हैं। और जो दूसरा मेन है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कि कोई भी वस्तु अगर उन्हें दिखाई देती है फिर उसे वो हटा लिया जाए, तब भी वो उस चीज को समझते हैं कि वो वस्तु एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी चीज उसका यहाँ पे मतलब वो है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब हम दूसरी स्टेज देखेंगे। चलिए अब सेकेंड स्टेज देखते हैं। पियाजे का सेकेंड स्टेज जो था प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 साल के बीच का स्टेज है। और इसमें स्टेज में क्या होता है कि इसमें कोई भी बच्चा होता है तो वो अपना कॉन्सेप्ट फॉर्म करने लगता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इसमें स्टार्ट कर देता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें फिर बच्चा क्या करेगा कि किसी भी चीज को अगर वो देखेगा तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट बना लेगा कि हाँ अगर यहाँ ये इस तरह प्लस हो रहा है, इस तरह सब्ट्रैक्ट हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट बना लेता है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी थिंकिंग होती है, थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये कैसा होता है? इलॉजिकल होता है, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। और वो थिंकिंग और रीजनिंग जब भी कोई भी चीज करता है या सोचता है, किसी भी प्रॉब्लम को देख के सोचता है, तो उसकी जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल नहीं होती है। वो बस ऐसे ही अपना किसी में कुछ भी लगा दिया, कैसे भी सोच लिया। तो ये इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। थर्ड इसमें क्या है कि जो रिवर्सिबिलिटी होती है, रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी का इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये फॉर्म नहीं कर पाता है, नॉट क्लियर। रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होता है। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करने लगता है, स्टार्ट कर देता है बच्चा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना इस स्टेज में। सेकंड क्या है कि इसकी थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो लॉजिकल नहीं होती है। और रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन नॉट क्लियर, उसे रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन क्लियर नहीं होता है। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, मैं एक बार रिवर्सिबिलिटी डिस्कस कर दे रही हूँ। रिवर्सिबिलिटी जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अगर कोई चाइल्ड है, अगर उसकी एक सिस्टर है और उससे अगर पूछा जाए कि तुम्हारी कितनी सिस्टर है, तो वो बोल देगा कि एक मेरी सिस्टर है। लेकिन अगर उससे ये पूछ लिया जाए कि तुम्हारी सिस्टर का कोई भाई है, तो ये वो नहीं बता पाता है। तो उल्टा वो नहीं, ये बता लेगा कि हाँ मेरी एक बहन है, लेकिन अगर उससे ये पूछ लिया जाए कि तुम्हारी बहन का कोई भाई है, तो वो ये क्लियर नहीं कर पाता है। तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। और हम कंजर्वेशन बता दे रहे हैं। कंजर्वेशन क्या होता है कि अगर जैसे कोई बड़ा सा
एक ग्लास है और यहाँ तक मिल्क भरा हुआ है और एक ऐसे फैला हुआ है और उसमें इतना मिल्क भरा हुआ है जो कि इक्वल क्वांटिटी में दोनों है। और उससे जैसे कंजर्वेशन में है तो अगर इसमें जो कि इक्वल अमाउंट में दोनों में पानी है या मिल्क है कुछ भी हो वो इक्वल इसमें भरा हुआ है, लेकिन अगर अब बच्चे से पूछ लिया जाए कि कौन सा ज्यादा है तो वो इसी को ज्यादा बोलेगा। इसका मतलब क्या है कि वो कंजर्वेशन नहीं समझ पा रहा है कि क्वांटिटी तो सेम है लेकिन बस ग्लास का शेप और साइज में ही डिफरेंस है, इसकी वजह से वो ये वाला कंसेप्ट नहीं बता पाता है। तो रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन इसमें बिल्कुल ब्लैंक रहता है, बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेज डिस्कस करेंगे। चलिए अब थर्ड स्टेज देखते हैं। जो थर्ड स्टेज है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये 7 से 11 साल के बीच के बच्चों की ये स्टेज है। तो इसमें उन्होंने पहले क्या बताया था, पियाजे ने पहले बताया था कि इसमें जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे यही था कि उसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसमें क्या है कि वो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को वो समझ जाता है। कंप्लीटली कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑकर, इसमें वो कंप्लीटली कर लेता है अपना कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। फर्स्ट ये पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट जैसे उसमें था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि सेकंड पॉइंट क्या था कि थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो इलॉजिकल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है थिंकिंग एंड रीजनिंग वो सिस्टमैटिक ढंग से और लॉजिकली कर लेता है। थिंकिंग एंड रीजनिंग इज लॉजिकल, मतलब कि वो चीजों को अच्छे से सोच समझ सकता है, लेकिन वही सब चीजों पे वो सोचेगा जो उसको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होगी उसी पे ही वो थिंकिंग कर पाएगा। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट मतलब प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट जो उसे दिख रहा है उसी पे वो कर पाएगा। और उसमें क्या था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि वो लॉजिकली नहीं कर पा रहा था थिंकिंग और रीजनिंग, लेकिन इसमें थिंकिंग और रीजनिंग लॉजिकली करता है विथ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से के साथ। अब थर्ड स्टेज इसमें क्या है कि उसमें जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या बताया था हमने कि रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं बना पाता है, लेकिन इसमें बच्चा क्या होता है रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन जो है उस पे कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लेता है। वो समझ जाता है कि रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्म। ये है। और फिर उसके बाद क्या है इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ऐड हो जाता है कि वो क्या करता है सीरियलाइजेशन, जिसे बोलते हैं वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए उसे बच्चे को दे दिया जाए सब्जी फल कई सब चीजें मिक्स करके, तो उसे कहा जाए कि सब्जी और फल को अलग करो, तो वो उस चीज को अलग अलग कर लेगा। मीन्स वर्गीकरण अच्छे से उसे पता चल जाता है इस स्टेज में। और इसे कहते हैं सीरियलाइजेशन, मतलब सीरियल में हर चीज को बांट लेता है बच्चा। और इसमें क्या होता है कि वो मैथ्स के जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब कर लेता है इस स्टेज में। और अब हम देखेंगे अगला स्टेज। चलिए अब फोर्थ और लास्ट स्टेज देखते हैं। और लास्ट स्टेज क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 साल के बीच की अवस्था है। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें कोई भी बच्चा होता है वो ऑब्स्ट्रैक्ट चीजों से डील करने लगता है। ऑब्स्ट्रैक्ट चीज मतलब क्या हुआ कि अमूर्त, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। तो ये बच्चा क्या करता है डील्स विथ ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ये डील करने लगता है। ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। फिर
क्या हुआ कि डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो हमें अप्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है कि ये बिल्डअप करने लगता है, बिल्डअप मल्टीपल हाइपोथेसिस, मतलब कि वो किसी भी चीज को बिना देखे कल्पना करने लगता है। मतलब कि किसी भी चीज को अगर उसके सामने बस बोल दिया जाए कि कोई ऐसा है, किसी के बारे में, मैप के बारे में या कुछ भी, तो वो उसके बारे में सोचने लगता है। जैसे कि अगर हम भारत का नक्शा, इंडिया का जो मैप है उसे दिखाएं किसी बच्चे को और उसके बाद उसे हटा लें और बोले कि वर्ल्ड मैप में वो कहाँ होगा, कहाँ पे उसकी प्लेस होगी एग्जैक्ट, तो वो सोचने लगेगा। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल हाइपोथेसिस, की मतलब उसके सामने वो चीज नहीं है लेकिन उसके बारे में भी वो करेक्टली सोच ले रहा है। तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और ये लास्ट स्टेज है। चलिए उससे पॉसिबल रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्टेज में बालक अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि जो उसे दिखाई ना दे, लॉजिकली जो ऐसे सोचे अपने माइंड में हाइपोथेटिकली, तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष वस्तु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चा कब सोचने लगता है, तो ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो फोर्थ वाली स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो फोर्थ वाली स्टेज है ये है। और इसका एज क्या होता है, एज भी आप ध्यान में रखिए, 11 to 15 ईयर्स होता है इसकी एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस स्टेज में बालक कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी को समझने लगता है। तो कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी को किसमें समझता है बालक, यह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बालक ये समझने लगता है कि कंजर्वेशन की कौन ज्यादा है, उसकी शेप, साइज, आकृति को लेके, और रिवर्सिबिलिटी की मतलब कि वो रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट को भी समझ जाता है। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी जो एज ग्रुप है वो है 7 to 11। ये आप ध्यान में रखिए, 7 to 11 ईयर्स के बीच का ये एज ग्रुप है। थर्ड क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल, जिसे बोलते हैं हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितने वर्ष के बीच होती है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज 4 स्टेजेस हैं, उसमें से ये सेकेंड नंबर का है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये 2 to 7 ईयर्स के बीच का एज है ये। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 ईयर्स के बीच की स्टेज होती है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 4 स्टेजेस हैं उसको सीरियल में याद करना है कि पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों आपको क्रम में याद होना चाहिए। फोर्थ जो है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है, तो ये होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये किसमें विकसित हो जाता है, ये हमारी जो लास्ट स्टेज है जिसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये उसमें ये विकसित हो जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये इसमें ये जो है हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो होता है इसमें ये विकसित कर लेता है बच्चा। अब जीन पियाजे की जो थियरी थी वो हमने सारा पढ़ लिया है। अब आपको इसको रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम, और जितने भी उसके कॉन्सेप्ट थे, जो जितना भी बेसिक था मैंने सब बता दिया है, और आप बस इसको रिवाइज करते रहिए।